नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। तीसरे और अन्य चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करेंगे जनसभा। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पोरबंदर सीट के जामकंदोरा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुवाहाटी में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के वलसाड़ में की जनसभा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर होने वाला है मंथन। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज में की रैली। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र में नहीं मिली किताबें। शिक्षक नेता भी चिंतित। बीजेपी ने हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी का हवाला देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के जमीन कब्जा मामले में संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी जारी। भाजपा ने ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। चुनाव के दिन छापेमारी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। मणिपुर के नारायण सेना गांव में सीआरपीएफ के कैंप पर हुए हमले में शहीद जवान को इंफाल में दी गई श्रद्धांजलि। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की कड़ी निंदा की। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कवायद जारी। आग बुझाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। और 4 धाम यात्रा को लेकर पंजीकरण के टूट रहे हैं रिकॉर्ड। 10 मई को श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के, जबकि 12 मई को श्री बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 15 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अब तक करा चुके हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये थी हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो पहले 2 चरणों के चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, और इस बीच देश भर में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भरूच में चुनावी जनसभा की। उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कई जनहितैषी कार्यों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। लगभग 14 करोड़ लोगों घरों में नल थी जल पहुंचाड़वानुं काम, पानी पहुंचाड़वानुं काम आपड़ा गुजरातना पनोता पुत्र नरेंद्र मोदी। 12 करोड़ घरों में आजादी पछी पहली बार टॉयलेट बनावानुं काम नरेंद्रभाई। 3 करोड़ गरीबों ने घर बनाई आपवानुं काम नरेंद्रभाई। 4 करोड़ गरीबों ना घर में पहली बार वीजળી पहुंचाड़वानुं काम नरेंद्रभाई। 80 करोड़ लोगों ने दर महीने दर व्यक्ति दीठ 5 किलो अनाज मफत आपवानुं काम आपड़ा नरेंद्रभाई। तो उपलब्धियां गिना रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्र सरकार की जो तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उसका जिक्र कर रहे थे। और भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस घोषणा पत्र में संपत्ति सर्वे के वायदे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जनता की संपत्ति लेना चाहती है। कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ नजर आता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया। उसका अधिकार था, उसको वो दिया। ये तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में जनसभा को संबोधित किया। और प्रियंका गांधी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के गुवाहाटी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर तंज कसा और उन नेताओं की भी आलोचना की जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और अब इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना किया करते हैं। देश को आजाद कराने वाले लोग कांग्रेस के हैं और कभी बीजेपी इस देश के आजादी के लिए लड़ी नहीं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग कांग्रेस में फले फूले लीडरशिप बना लिए, वो लोग भी आज इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करते फिरते हैं। मैं सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो देश को संविधान बचाने का, देश के जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने का, एम्प्लॉयमेंट दिलाने का, महंगाई को कम करने का, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमने जो 5 न्याय देने का वायदा इस मैनिफेस्टो से हमने किया है, इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी हमने वायदा किया है। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बीच फिर से मुश्किल में घिर गए हैं। अब की बार मल्लिकार्जुन खड़गे के बौद्ध धर्म को लेकर पीएम मोदी के विश्वास पर सवाल उठाने पर कुशीनगर बौद्ध संघ के अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति की है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट महेंद्र भंते ने कहा कि बुद्ध के ऊपर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बुद्ध जो है करुणा और मैत्री का जो है संदेश जो है पूरे लोगों को देते हैं। इसमें कोई जात पात नहीं होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होते हैं, कोई संप्रदाय नहीं होते हैं। और कोई व्यक्ति इसको राजनीति से जो है जोड़ता है तो उसको नहीं लेना चाहिए। और आगे हम दिखाएंगे आपको बुलेटिन में कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन और आगे की कुछ और बड़ी खबरों में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर मंथन होने वाला है। बैठक आज रात करीब 8 बजे होगी। इस बैठक के बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान तो संपन्न हो चुका है और कांग्रेस ने अब तक अपनी इन दोनों सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं और हो सकता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को ही स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से चुनावी रण में उतार दे। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने मुंबई में प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी को उत्तर मुंबई से लड़ने की चुनौती दी। तो 100% आप सबके माध्यम से चुनौती देना चाहूंगा। मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना चाहे उनका स्वागत है, खुले दिल से और खुलेआम स्वागत है। और मुझे लगता है उन्हें 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए, क्योंकि वायनाड से तो हार रहे हैं और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच भी जाने लायक नहीं। तो सभी की नजर है कि राहुल गांधी किसी दूसरी सीट से लड़ते हैं या नहीं। हो सकता है आज शाम में ऐलान हो जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगली खबर, नई दिल्ली सीट से भाजपा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जनता की सेवा के उद्देश्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड को पूरी तरह से नई दिल्ली में लागू करवाना उनका अहम उद्देश्य है। इसके साथ ही चुनावों को लेकर क्या तैयारी है बांसुरी स्वराज की, इस पर बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। आ रही है, राजधानी दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अभी हमारे साथ में नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज मौजूद हैं। बांसुरी जी, डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी, आपके पीछे राजनीतिक विरासत तो है, लेकिन चुनाव तो बांसुरी स्वराज लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत विनम्रता से कहूँगी कि मैं अगर राजनीति में हूँ तो मैं अपनी माताजी श्रीमती सुषमा स्वराज जी के कारण नहीं हूँ। मेरी संघ आयु 24 वर्ष की है और मैंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ एबीवीपी की कार्यकर्ता के रूप में करा है। 2 मार्च को टीवी के माध्यम से मुझे पता चला गया कि जी एक नया दायित्व पार्टी ने सौंपा है नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनने का। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाए? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सकारात्मक कैंपेन कर रही है। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। सोमनाथ भारती उन्होंने कहा है कि ये जीत मेरी ही रहेगी क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जीत से जुड़ा हुआ है। देखिए, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा आप जनता के बीच में जाएंगी, उनकी परेशानी सुनेंगी, लेकिन साथ ही आप ये भी बता चुकी हैं कि आप पेशे से वकील हैं और आप उसको कंटिन्यू करेंगे, तो जनता की रीच में रहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं हैं। देखिए, महिला हूँ इसलिए, और आप भी एक महिला हैं, तो हम जानते हैं हम सबको मल्टीटास्किंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। वकालत में आप शायद एक व्यक्ति की ज़िंदगी में असर ला सकते हैं या एक परिवार के जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन राजनीति आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स दे देती है जहाँ पर आप इस अच्छाई को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी पूरी तरीके से अब विश्वास में है कि जीत बीजेपी की ही होगी और जो इतिहास पिछले 2 बार से रहा है बीजेपी का, इस बार भी दोहराया जाएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली।
जी, तो बांसुरी स्वराज से ये खास बातचीत आपने देखी। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने औरैया में चुनावी जनसभा की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन देश को धोखा देने के लिए हुआ है। से कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन फिर से हुआ है, ये देश को धोखा देने के लिए हुआ है। सबसे पहला कार्य ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, देश के संविधान निर्माताओं ने विरोध किया था, का देश धार्मिक आधार पर देश में आरक्षण नहीं हो सकता। खबर दक्षिणी राज्य कर्नाटक से, जहां के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र के हनूर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 29 अप्रैल को पुनर्मतदान कराया जाएगा। चामराजनगर लोकसभा क्षेत्र के इंडिगनट्टा गांव में मतदान का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों द्वारा एक मतदान केंद्र में तोड़फोड़ किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ खबरें। अभी वक्त है एक ब्रेक का, आगे देखेंगे देश और दुनिया की कुछ और खबरें। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से। मणिपुर के नाराई सेना गांव में सीआरपीएफ के कैंप पर हुए हमले में शहीद जवान को इंफाल में श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि बीती रात विष्णुपुर जिले के नारायण सेना गांव में हथियारबंद कुकी समूहों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया था। कैंप पर हुई गोलीबारी और बम हमले में सुरक्षा बल के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से बाद में 2 जवानों की मौत हो गई। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां सुरक्षा बलों पर कुकी समूह ने हमला कर दिया है। इस हमले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। It happened in the night at about 12:50 hours, and the militants came towards the camp, and then they fired on the camp. Blast was also there. It was quite dark. Forces retaliated, but before that, before the retaliation, at least they fired on the camp inmates. The 4 personnel got serious injuries, out of which 2 have succumbed to their injuries. This is a very ghastly and very bad kind of retaliation done against the forces. We will find it out. Investigation will definitely be done with very serious earnest, and we will take all action against them. वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर के नारायण सेना इलाके में कुकी उग्रवादियों द्वारा सीआरपीएफ पर हुए हमले की निंदा करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस घटना में विष्णुपुर जिले के नारायण सेना क्षेत्र में 2 सीआरपीएफ कर्मियों की दुखद मौत हो गई। इस तरह की कार्रवाई उन समर्पित सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कायरता को प्रदर्शित करती हैं जो राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के जमीन कब्जा मामले में संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी जारी है। बता दें कि कल भी ईडी और सीबीआई कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए थे।
और इस बीच संदेशखाली मामले में अब सियासत भी तेज हो रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेशखाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की। टीएमसी ने चुनाव के दौरान तलाशी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि इसका इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। सीबीआई ने बीते दिन ही संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबी के घर छापेमारी की है। इस छापेमारी में कई हथियार और गोला बारूद मिले। सीबीआई ने बताया कि सभी हथियार विदेशी हैं। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से भी अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वो टिन के शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार पर कहा कि केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी चाहिए। साथ ही डीडी न्यूज के संवाददाता मुकेश शुक्ला से बातचीत में उन्होंने संदेशखाली में बम रखने पर ममता बनर्जी की मंशा पर भी सवाल उठाए। हमारे साथ है मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। सर, जिस तरह से बताया हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, आपने कहा किताबें नहीं है, ये नहीं है, जो मॉडल की बात करते थे कहीं ना कहीं बड़ा क्लियर। तो मॉडल था ही नहीं कोई भी, सारा पैसा अखबारों में टीवी में लगाते थे। बेचारे बच्चों के पास किताबें भी नहीं। आप सोचो एक माँ का, एक पिता का कितना दुख है, उसके बच्चों के पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है और ये सारा पैसा उजाड़ रहे थे अपनी ऐड के ऊपर। अब ये तो हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सत्ता के भूखे लालची हैं और उन्होंने देश हित की बजाय अपना निजी हित आगे रखा है और जेल में रहते मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। ये तो हाईकोर्ट कह रहा है। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि अगर सुई की नोक जितनी शर्म भी इनमें लोगों में है, लज्जा है, इनको छोड़नी चाहिए कुर्सी। इससे बड़ी लालसा की बात क्या हो सकती है? शराब के करप्ट लोग आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वो भी जेल में। और टीएमसी कह रही है कि लगातार सीबीआई को मिसयूज कर रही है। हमारा जो कैंपेन है इलेक्शन में हमको खराब करने की कोशिश की जा रही है, सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी ये नहीं बता रही कि बम क्यों रखे थे। आज देश के लोग पूछते हैं ममता जी बम आतंकी रखते थे, ये टीएमसी बम कब से रखने लग पड़ी? संदेशखाली में आपकी क्या मंशा थी बम और पिस्तौल रखने की? कभी किसी मुख्यमंत्री के, किसी मंत्री के, किसी पार्टी के अहदेदार के घर से देखा बम पिस्तौल मिलते? तो ममता जी की मंशा क्या है? ममता जी बम्बों के साथ और इस बारूद के साथ किससे लड़ना चाहती हैं? क्या वो भारत की सरकार से लड़ना चाहती हैं? क्या वो बेगुनाह लोगों को बम से मरवाकर और वोट हासिल करना चाहती है? ये सवाल आज उनके सामने खड़े हैं। बिल्कुल, कांग्रेस जो है बेवजह वार कर रही है और साथ ही साथ केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज। तो मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सरकार और ममता सरकार, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठा रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।